हमेशा से लोगों ने जो WCW का मजाक उड़ाया है, उसके बावजूद ये याद रखना जरूरी है कि कई बार उन्होंने बहुत ही शानदार शोज किए हैं। उन्होंने 83 हफ्तों तक लगातार WWE को कोई तुक्के से नहीं पछाड़ रखा था। अच्छा ठीक है, उनमें से कुछ तुक्के रहे होंगे, लेकिन सब नहीं। एक समय था जब वाकई में WCW को स्टार्स बनाना आता था और ऐसी कहानियां बनाना आता था जिसे लोग सच में देखना चाहते थे, और इसका नतीजा कुछ बहुत ही ऐतिहासिक फैन रिएक्शंस के साथ देखने को मिलता था। यह है वो 10 पल आपकी आंखों या फिर सही मायने में आपके कानों के लिए। मैं हूँ एडम पचेटे कल्टहॉलिक रेसलिंग से, और ये है WCW इतिहास के 10 सबसे बड़े पॉप्स। शुरू करते हैं। नंबर 10, गोल्डबर्ग्स फर्स्ट टाइटल विन। रग्बी खिलाड़ी से रेसलिंग के बादशाह बने बिल गोल्डबर्ग अगर सबसे बड़े ना भी सही तो भी उन चुनिंदा बड़े स्टार्स में से एक हैं जिन्हें WCW ने अपने दम पर बनाया। उनके मैच को एकदम सटीक तरह से बनाया गया था, और ताकि उनकी कमियां ना दिखें इसलिए उन्हें हमेशा कम समय चलने वाले मुकाबलों में ही उतारा गया। उनके अच्छे पहलुओं की बात करी जाए तो वो थी उनकी ताकतवर मूव्स और हद पार कर देने वाली शोहरत, जो कि उनकी नसों में बिजली की तरह दौड़ती थी। अपने अनडिफीटेड रन के दौरान फूल्स को चारों खाने चित करने के बाद पहली बार गोल्डबर्ग को टाइटल जीतने का मौका तब मिला जब उनका मुकाबला हुआ रेवन से यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। अपनी टीम की मदद के बावजूद द ग्रंजीवन बिग बिल को रोक पाने में नाकाम रहे और गोल्डबर्ग के 75वें शिकार बने। गोल्डबर्ग की ये टाइटल जीत तो उनके शानदार करियर की एक शुरुआत थी, और दर्शकों को भी ये बात अच्छी तरह मालूम थी। उनकी जीत पर दर्शकों का रिएक्शन ही काफी था ये बताने के लिए कि वो गोल्डबर्ग में कितना विश्वास रखते हैं और भविष्य में उन्हें और कामयाब होते देखना चाहते हैं। स्पॉइलर अलर्ट, गोल्डबर्ग को इस लिस्ट पे बेल्ट जीतते आप केवल यही एक बार नहीं देखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। ये लिस्ट कितनी मजेदार होती है ना। नंबर 9, ब्रेट स्टील प्लेट। ब्रेट हार्ट का WCW करियर अगर एक आवाज के जरिए दिखाना हो तो वो आवाज होगी किसी के अपने हाथ पर फूंक मारने की, जिसे ऐसे आवाज आए जैसे किसी ने बात दिया हो। मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब की वजह से ब्रेट हार्ट ने उस समय इस बिजनेस के सबसे चर्चित खिलाड़ी के तौर पे WCW में अपना डेब्यू किया, लेकिन WCW कभी इस बात का फायदा नहीं उठा पाया और हार्ट को ज्यादातर समय एक अपर मिड कार्ड रेसलर के तौर पे ही इस्तेमाल किया। ब्रेट के WCW पे कुछ ही गिने चुने यादगार लम्हों में से एक मार्च 29, 1999 को देखने को मिला जब उन्होंने टोरंटो में हुए नाइट्रो के एपिसोड में बिल गोल्डबर्ग को चुनौती दी। वो काफी देर तक बिल का मजाक उड़ाते रहे, जिससे आखिरकार बिल गुस्से में आ गए और उन्होंने कैनेडियन हीरो को स्पेयर मार दिया। लेकिन ये क्या, स्पेयर लगने के बाद भी ब्रेट को कोई चोट नहीं लगी और गोल्डबर्ग दर्द से करा रहे हैं। फिर हार्ट उठकर खड़े हुए और उन्होंने सबके सामने अपना शातिर दिमाग पेश किया। वो अपने कपड़ों के नीचे लोहे का कवच पहन के आए थे और उन्होंने गोल्डबर्ग को अपने जाल में फंसाया था। क्या शानदार प्लान था। और उसके तुरंत ही बाद माइक पे आके हार्ट ने कंपनी छोड़ने का ऐलान कर दिया, जो शायद थोड़े कम शानदार प्लान था। इस कहानी का अंत भले ही एक बार फिर अच्छी तरह से पेश ना किया गया हो, लेकिन हार्ट के इस जाल का खुलासा काफी जबरदस्त था और वो देख दर्शक पागल हो गए। नंबर 8, रे बीट्स नैश। केविन नैश एक बेहद पेचीदा इंसान है। एक तरफ वो रेसलिंग के नए युग का काफी जरूरी हिस्सा रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारे यादगार पल हमें दिए हैं अलग अलग प्रमोशंस जैसे कि WWE, WCW और TNA में काम करते हुए। वहीं दूसरी तरफ वो शायद पर्दे के पीछे होने वाली राजनीति के सबसे बदनाम नामों में से एक हैं, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रेसलिंग के इतिहास में इतनी ज्यादा अच्छी कहानियों और होनहार खिलाड़ियों का करियर बर्बाद किया है जितना शायद किसी ने नहीं किया होगा। और इसीलिए ये सोच के भी हैरानी होती है कि WCW में पर्दे के पीछे इतनी पकड़ रखने वाले नैश फरवरी 22, 1999 WCW नाइट्रो के एपिसोड पर छोटे से दिखने वाले रे मिस्टीरियो से बिना किसी चालाकी के हारने के लिए राजी कैसे हो गए। नैश और स्कॉट हॉल से टैग टीम मुकाबले में कोनन के साथ मात खाने के बाद रे अपना मास्क उतार रिंग में उतर रहे थे। बदले की आग में जलते हुए और शायद उनकी मर्चेंडाइज की बिक्री में आने वाले गिरावट से बौखलाए रे बिग सेक्सी के खिलाफ एक ऐसे मुकाबले में उतरे जहां किसी ने नहीं सोचा था कि वो जीतेंगे। मिस्टीरियो के जैक नाइफ मूव को पलटने के बाद शुरू हुआ तेज शोर और ज्यादा बढ़ता ही गया जब इस ल्यूचाडोर ने नैश को पटक दिया और एक बड़े उलटफेर के साथ जीत दर्ज की। फैंस अपने प्यारे अंडरडॉग को नैश पे बदला लेते देख पागल हो रहे थे और इस जीत से रे का नाम जायंट किलर के तौर पे और ऊंचा हो गया था। नंबर 7, फ्लेयर प्रिंस वेडर। लिमोजीन से चलने वाले, जेट में उड़ने वाले, बीवी को तलाक देने वाले, शार्लेट को पैदा करने वाले, कोमा से बाहर निकल आने वाले, कभी ना रिटायर होने वाले रिक फ्लेयर इतिहास के सबसे महान रेसलिंग हील्स में से एक हैं। फ्लेयर ने NWA के टेरिटरी रेसलिंग के दिनों में राज किया था और कई बार वर्ल्ड चैंपियन रहते हुए शहर शहर गए जहां उन्होंने वहां की फैंस के बीच अपने लिए काफी नफरत पैदा करी ताकि वहां के लोकल बेबी फेस को फैंस की तरफ से और ज्यादा सपोर्ट मिले। फ्लेयर ने इस किरदार को बखूबी निभाया
और ऐसा करके अच्छी खासी कमाई भी कर ली। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो एक बेबी फेस के तौर पे अच्छा नहीं कर सकते थे। स्टारकेड 93 के मेन इवेंट में द नेचर बॉय रिंग में WCW चैंपियन बिग वैन वेडर से भिड़ने के लिए उतरे, एक टाइटल वर्सेस करियर मैच में। मौजूद दर्शकों में कोई भी स्लिक रिक को हार के कंपनी से बाहर जाते नहीं देखना चाहता था, इसलिए पूरे समय वो सब उनके सपोर्ट में थे। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब फ्लेयर वेडर को गिरा के पिन करने में कामयाब हो गए और न सिर्फ चैंपियनशिप जीतने में कामयाब रहे बल्कि उन्होंने अपनी नौकरी भी बचा ली। 1993 WCW के लिए एक बहुत बड़ा साल था जब एरिक बिशॉफ कंपनी के साथ जुड़े और फिर पूरी तरह से NWA से अलग हो गई। फ्लेयर की स्टारकेड में ये बड़ी जीत और फैंस से मिला उससे भी जबरदस्त रिएक्शन इस नए दौर की एक बहुत ही शानदार शुरुआत थी। नंबर 6, डीन मैलेंको रिटर्न्स। 1998 में डीन मैलेंको और क्रिस जेरिको के बीच चला झगड़ा उस साल के सबसे शानदार झगड़ों में से एक था। दोनों क्रूजर वेट एक दूसरे से कुछ बहुत ही बेहतरीन मैचों में लड़े और यही वो स्टोरी लाइन थी जिसने हमें जेरिको का यादगार प्रोमो मैन ऑफ 1000s and 4 होल्ड्स दिया। अनसेंसर्ड में जेरिको के हाथों अपना क्रूजरवेट टाइटल हारने के बाद द आइसमैन कुछ दिन के लिए अपने पिता के गुजरने का शोक मनाने के लिए छुट्टी पे चले गए। उनके मौजूद न होने के बावजूद भी Y2J ने डीन को भला बुरा कहना जारी रखा। जेरिको हमेशा से ही गजब के इंसान रहे हैं और फिर आया स्लैमबेरी, एक बैटल रॉयल मुकाबला जिसे जेरिको के टाइटल के लिए एक नए दावेदार को चुनने के लिए लड़ा गया। मैच के आखिरी में बचे रह गए जुवेंटुड गुरेरो और उनके साथी ल्यूचाडोस साइक्लोपे। हाथ मिलाने के बाद गुरेरो ने सबको चौंका दिया और खुद रिंग के बाहर कूद गए और खुद को मुकाबले से बाहर कर लिया। जब साइक्लोपे ने अपना मास्क उतारा तब पता चला कि अंदर थे हॉलीवुड के मेगा स्टार ब्रूस विलिस। अरे मजाक कर रहा हूँ। नकाब के पीछे थे डीन मैलेंको। फैंस का जो जबरदस्त रिएक्शन डीन को मिला उससे ना सिर्फ ये साफ जाहिर हुआ कि डीन कितने बड़े स्टार थे बल्कि ये भी कि जेरिको ने क्या कमाल का काम किया था मैलेंको की गैर हाजिरी में भी उनके झगड़े को आगे बढ़ाने में। इसके लिए दोनों को हेड्स ऑफ और मास्क ऑफ। नंबर 5, वन जायंट जैक हैमर। पॉल वाइट कई कामों में बहुत अच्छे हैं। वो एक इशारे पर रोने में बहुत अच्छे हैं, हीरो बनने में बहुत अच्छे हैं, फिर हील बन जाने में और फिर से वापस हीरो बन जाने में बहुत अच्छे हैं और वो बहुत अच्छे हैं जोर से चिल्लाने में। वो दूसरे रेसलर्स को ताकतवर दिखाने में भी बहुत अच्छे हैं। ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना, ब्रॉन स्ट्रोमैन, इन सबको एक मॉन्स्टर जैसा दिखाने में उस इंसान जिसको हम पहले बिग शो के नाम से जानते थे का बड़ा हाथ रहा है। लेकिन अगर किसी के करियर को उन्होंने वाकई बहुत तगड़ी उड़ान दी थी तो वो था बिल गोल्डबर्ग का करियर। बिल कुछ महीनों से WCW चैंपियन का ताज पहनकर चल रहे थे जब उनका सामना हुआ शो से नाइट्रो के नवंबर 1998 के एपिसोड में। द जायंट, वो नाम जिससे उन्हें WCW में जाना जाता था, ने चैंपियन को चोक स्लैम देके लगभग हरा ही दिया था। लेकिन इसका नतीजा सिर्फ इतना हुआ कि बिल और भी ज्यादा गुस्से से भर गए। जवाब में गोल्डबर्ग ने शो को अपने सर के ऊपर वर्टिकल सुप्लेक्स की पोजीशन में उठा लिया और फिर उन्होंने द जायंट को एक बेहतरीन जैक हैमर मारते हुए रिंग पे दे पटका और अपने करियर की सबसे बड़ी पिन फॉल जीत हासिल करी। इतने बड़े आदमी को हवा में ऐसे झूलते देखना ही अपने आप में एक यादगार नजारा था। इस मैच ने गोल्डबर्ग के सुपर ह्यूमन होने पर मोहर लगा दी और चैंपियनशिप पर उनके राज को और आगे बढ़ाया लगभग 1 महीने तक, जिसके बाद केविन नैश ने उन्हें स्टारकेड पे हरा दिया। आपको बताया था ना नैश और उनके पर्दे के पीछे की राजनीति के बारे में। हाँ वही। नंबर 4, द हॉर्समैन राइड अगेन। अप्रैल 1988 में रिक फ्लेयर को WCW टीवी से हटा दिया गया जब थंडर के एक एपिसोड से गायब रहने की वजह से एरिक बिशॉफ ने रिक फ्लेयर पे कानूनी कार्रवाई कर दी थी। रिक फ्लेयर और कानून के लफड़ों में फंस गए। सुनने में कुछ ठीक नहीं लग रहा। नेचर बॉय को टीवी पे वापसी करने में 5 महीने लग गए, लेकिन उनकी शानदार वापसी से वो इंतजार पूरी तरह जायज लगने लगा। ग्रीनविल, साउथ कैरोलिना, फ्लेयर कंट्री के दिल में बसी जगह में हुए नाइट्रो के एपिसोड में फ्लेयर ने 4 हॉर्समैन के फिर से एक साथ आने के साथ वापसी करी। हॉर्समैन के मैनेजर जे डिलन ने एन एंडरसन को रिंग में बुलाया, जिन्होंने फिर एक एक करके अपने साथी हॉर्समैन को बाहर बुलाया। दर्शकों का जोश चरम पर था और आखिरकार एंडरसन ने फ्लेयर का नाम लिया। उनका म्यूजिक बजते ही जो शोर मचा वो होश उड़ा देने वाला था। उनके बाहर आते ही जो शोर हुआ वो और ज्यादा बड़ा था। वो शोर जब उन्होंने माइक पकड़ा। मेरे पास अब बार बार कुछ बड़ा बताने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। फ्लेयर के रिएक्शन से वो पल और भी ज्यादा यादगार बन गया। फ्लेयर रिंग के बीच खड़े होके आंसू बहा रहे थे अपने लिए उमड़ते इस प्यार को देखकर। नंबर 3, ल्यूगर बीट्स होगन। रोड वाइल्ड 1996 में जब हॉलीवुड हल्क होगन ने WCW चैंपियनशिप अपने नाम करी तब उन्होंने शुरुआत की उस खिताब के इतिहास के सबसे लंबे हील चैंपियनशिप के राज की। लगभग 1 साल तक होगन और NWO ने टाइटल पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी, सामने आने वाले किसी भी दावेदार के खिलाफ हर तरह की बेईमानियां करते हुए। वो कौन सा शख्स हो सकता था जो आगे इस खतरनाक खिलाड़ी को हरा दे और खिताब के साथ उसके समय को खत्म कर दे। पेश है लेक्स ल्यूगर।
नाइट्रो के 100वें एपिसोड में द टोटल पैकेज ने अपने लिए होगन के खिलाफ खिताबी मुकाबले का मौका जीत लिया, जैसा कि ल्यूगर ने इस शो के इतिहास की पहली रात को किया था। उन्होंने फिर एक बार वही इतिहास दोहराते हुए उस मंडे नाइट को जीत हासिल करी। NWO की रुकावटों को पार करते हुए लेक्स ने होगन को टॉर्चर रैक में जकड़ लिया और चैंपियन को सबमिट करने पर मजबूर कर दिया, जिससे उनका खतरनाक राज खत्म हुआ। दर्शक ल्यूगर की जीत से एकदम पागल हो गए। वो सब उतावले थे NWO की हार के लिए, इसलिए नहीं कि वो उनसे पक चुके थे, बल्कि इसलिए कि NWO वाकई में एक खतरनाक हील थे। WCW ने ल्यूगर को एक परफेक्ट बेबी फेस के तौर पे लाकर होगन को हराने और कंपनी को आगे अगले दौर में ले जाने लायक बनाने में काफी अच्छी कोशिश की। एक सेकेंड, क्या कहा आपने? ल्यूगर 5 दिन बाद फिर से होगन से वो बेल्ट हार गए? भगवान ही बचाए। नंबर 2, स्टिंग टेक्स ऑन द NWO। WCW के मंडे नाइट वॉर्स के होने की सबसे अहम लड़ाइयों में से एक थी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वर्सेस स्टिंग। होगन, हॉल और नैश के कंपनी पर कंट्रोल पाने के बाद स्टिंग, जो कि कंपनी के सबसे वफादार परफॉर्मर थे, वो कंपनी से बाहर चले गए, बजाय उस जगह को बर्बाद होते देखने के जिसे उन्होंने अपनी मेहनत से बनाने में मदद की थी। यहाँ इस महान स्टार के छुप छुप के रहने वाले, चेहरे पे रंग लगा के घूमने वाले राक्षस के तौर पे सफर शुरू हुआ। वो शांति से अपने आंखों के सामने सब कुछ होता हुआ वो देखते रहते, बिना कभी उसके खिलाफ आवाज उठाए। पर ऐसा केवल अनसेंसर्ड 1997 तक हुआ। शो के मेन इवेंट में ऑर्डर के 3 टीम्स मैच को जीतने के बाद स्टिंग हवा में ऊपर से नीचे आए, एकदम टॉम क्रूज के जैसे, और सीधे रिंग के बीचों बीच जाकर उतरे। तुरंत बता पाना मुश्किल था कि वो किसका साथ देंगे, क्योंकि उस समय हर किसी ने NWO का हाथ थाम लिया था, तो शायद स्टिंग भी क्यों नहीं। लेकिन उन्होंने बहुत जल्द अपने इरादे साफ कर दिए जब दर्शकों के भयंकर तालियों के बीच एक एक करके उन्होंने उन गुंडों को पीटना शुरू किया। स्टिंग की इस वापसी ने एक अच्छे इंसान के तौर पे उनकी पहचान पर मुहर लगा दी और दर्शकों को एक उम्मीद हुई कि उन्हें शायद उनका वो हीरो मिल चुका है जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से भिड़ने के लिए पूरी तरह काबिल है। सच कहूँ तो रेसलिंग के इतिहास में ये वापसी सबसे शानदार वापसियों में से एक रही है और यहाँ से ऐसी चीजों की शुरुआत हुई जिसने WCW को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। नंबर 1, गोल्डबर्ग विंस द बिग वन। बिल गोल्डबर्ग बिना कोई बढ़ा के दिखाई गई गिनती के एकदम सही तरीके से अपने मुकाबले में 110 से 0 के जीत के आंकड़े पे थे, जब 6 जुलाई 1998 नाइट्रो के एपिसोड में उन्होंने हॉलीवुड हल्क होगन के खिलाफ एक टाइटल मैच की मांग करी। होगन ने उनकी चुनौती मान ली, लेकिन शर्त रखी कि गोल्डबर्ग पहले स्कॉट हॉल को हराएं, और कुछ ही देर बाद बिल गोल्डबर्ग का आंकड़ा था 111/0। शो के मेन इवेंट में 40,000 दर्शकों के सामने गोल्डबर्ग ने अपने जाने माने स्पेयर और जैक हैमर के कॉम्बिनेशन से होगन को हरा दिया और अपने करियर की पहली और एकमात्र WCW वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीत ली। दर्शकों के इतने ज्यादा तादाद में मौजूद होने से उतना ही बड़ा शोर हुआ और उस मैच के अटलांटा में खेले जाने से, जहां गोल्डबर्ग कभी रग्बी खेला करते थे, उससे भी वहां मच रहे शोर में काफी इजाफा हुआ। ये सब किनारे रखते हुए अगर मुकाबले की बात करें तो वो अपने आप में काफी ज्यादा शानदार था। उस समय के 2 सबसे बड़े खिलाड़ी जो आमने सामने थे रेसलिंग के सबसे बड़े खिताब के लिए। कागज पे ये मुकाबला एक महा मुकाबला था और रिंग के अंदर ये उम्मीदों से कहीं ज्यादा बेहतरीन था। गोल्डबर्ग उस समय बहुत ज्यादा मशहूर थे और दूसरी तरफ होगन एक हील के तौर पे उतनी ही नफरत बटोर चुके थे और इस जादुई जोड़ी ने हमें एक यादगार मैच और WCW के इतिहास में दर्शकों का सबसे जोरदार रिएक्शन दिखाया।